क्या आप जानते हैं कि जब एक पढ़ा लिखा ना हो जवान मजबूरी में जुर्म की दुनिया में कदम रखता है तो उसका अंजाम क्या होता है? आपका जवाब चाहे हाँ में हो या ना में, लेकिन ये वीडियो आपको आखिर तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसे आखिर तक देखने के बाद एक तरफ आपका दिल इससे नफरत करेगा, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर आपके दिल में सिंपैथी भी पैदा होगी, जिसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उभरते हुए बेताज बादशाह के दिल में खौफ भर दिया। कहते हैं कि उसने बादशाह को इतना दर्द दिया जिसे वो सारी उम्र मरते दम तक नहीं भूल पाएगा। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले मान्या सुरवे की। बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पर आई फिल्मों में शूट आउट एट वडाला का भी जब जिक्र आता है तो मान्या सुरवे का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये फिल्म मान्या सुरवे की लाइफ पर ही बनी हुई है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम ने मान्या सुरवे का रोल प्ले किया। ये अपने समय की एक सक्सेसफुल फिल्म थी। इसके अलावा फिल्म अग्निपथ के बारे में भी कहा जाता है कि ये फिल्म भी इसी कहानी पर आधारित थी। लेकिन फिल्मों से अलग हटकर मान्या सुरवे की लाइफ की असली कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जिन नए साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मान्या सुरवे का पूरा नाम है मनोहर अर्जुन सुरवे। 8 अगस्त 1944 को ब्रिटिशकालीन भारत के मुंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले रणपुर में मान्या सुरवे का जन्म हुआ। ये क्षेत्र आज की तारीख में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पड़ता है। मान्या सुरवे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा था। स्कूल की एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने लगा। जब देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता था जिसने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, उस समय में मान्या सुरवे ने अच्छे खासे नंबरों से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की। वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी करना चाहता था ताकि एक अच्छा इंसान बनकर अपना जीवन बिता सके। दूसरी तरफ मान्या सुरवे का एक भाई था जो भार्गव दादा के नाम से फेमस था। वो जिस इलाके में रहा करता था वहां अक्सर मारपीट और क्राइम करता था। उसके द्वारा किए गए अपराध की कमाई से ही मान्या सुरवे का घर चल रहा था। भार्गव दादा ने भी बहुत कोशिश की कि मान्या सुरवे को अपराध की दुनिया से दूर ही रखा जाए, लेकिन इस दौरान जिस इलाके में ये रहते थे वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर दाभोलकर रहा करते थे। उनके मन में अपराध से अधिक अपराधियों से घृणा भरी थी और इसका खामियाजा अक्सर अपराधियों के रिश्तेदारों और उसके साथ रहने वाले लोगों को भी भुगतना पड़ता था। मान्या सुरवे भी इसी घृणा का शिकार हुआ। दरअसल भार्गव दादा जब भी कोई अपराध करता तो वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाता या फरार हो जाता। ऐसी सिचुएशन में पुलिस उसे ढूंढती हुई मान्या सुरवे के घर पहुंचती है। उनके घर वालों को परेशान करती थी। इसमें सबसे ज्यादा परेशान मान्या सुरवे को किया जाता था। उससे बार बार पूछा जाता था कि आखिर भार्गव दादा कहाँ है, जबकि मान्या सुरवे को कोई भी जानकारी नहीं होती थी। ऐसी सिचुएशन में मान्या सुरवे के साथ गाली गलौज होती, बदतमीजी की जाती और इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट भी की जाती। इन तमाम सिचुएशन को झेलते हुए मान्या सुरवे ने जैसे तैसे तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन इसके पहले कि वो अपनी लाइफ में एस्टैब्लिश्ड हो पाता, जिंदगी ने उसे उसी तरफ धकेल दिया जिस तरफ वो जाना ही नहीं चाहता था। दरअसल पुलिस रिकॉर्ड की माने तो मान्या सुरवे अपने भाई के साथ मिलकर छोटे मोटे अपराध भी करता था। यहाँ तक कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी मान्या सुरवे गैंग बनाकर अपराध की दुनिया में सक्रिय था। लेकिन इस बार जो कुछ भी हुआ उसने मान्या सुरवे की जिंदगी की धारा पूरी तरह से बदल कर रख दी। दरअसल हुआ यूं कि एक बार भार्गव दादा को पूछते हुए कुछ लोग घर पहुंचे। भार्गव दादा घर में ही था। जब वो निकला तो उनकी आपस में कहासुनी होने लगी। आगे चलकर के ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वो सारे के सारे लोग मिलकर भार्गव दादा को जान से मारने पर उतारू हो गए। जब मान्या सुरवे को ये सारी सिचुएशन की जानकारी लगी तो वो खुद को रोक नहीं पाया और अपने बड़े भाई को बचाने के लिए उसने बीच बचाव करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इसी मारपीट में भार्गव पर हमला करने वाले व्यक्ति की हत्या हो गई और हत्या के इस मामले में भार्गव दादा के साथ साथ अब मान्या सुरवे को भी पुलिस ने आरोपी बना दिया। जब इस मामले का फैसला आया तो मान्या सुरवे, भार्गव दादा और एक और व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई। मान्या सुरवे, उसके दोस्त और सौतेले भाई भार्गव दादा को पुणे की यरवड़ा जेल में रखा गया। लेकिन इस जेल में रहने के बाद मान्या सुरवे का आए दिन झगड़ा हुआ करता था। वहां के लोकल गैंग और गैंगस्टर से होने वाली इन तमाम लड़ाइयों में जेल का माहौल खराब हुआ करता था। इन लोगों की मारपीट से जेल स्टाफ की किरकिरी होती थी। फाइनली जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह डिसाइड किया कि वो मान्या सुरवे को यरवड़ा जेल से कहीं दूसरी जेल में शिफ्ट कर देंगे। आगे चलकर के मान्या सुरवे को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया।
उस समय उम्र कैद की सजा 14 वर्षों की हुआ करती थी। मान्या सुर्वे भी अब जेल में जैसे जैसे अपने दिन बिता रहा था, लेकिन उसके दिमाग में समाज और कानून को लेकर जो अग्रेशन था वो अब अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाने लगा। उसके मन में अब मुंबई पर राज करने और अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने की इच्छा पैदा हुई। कुल मिलाकर उसने खुद को जब अपराध की दुनिया में ही एडजस्ट कर लिया। मान्या सुर्वे की कहानी को समझने के लिए दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड की नेचर को भी समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों को बता दें कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की नींव रखने वाले 3 बेसिक नाम हैं, जिनमें अफगानिस्तान से आए करीम लाला का नाम सबसे ऊपर आता है। इसके बाद साउथ इंडियन हाजी मस्तान और वरदाराजन मुदलियार का नाम आता है। लगभग 1940 के दशक से मुंबई में छोटे मोटे अपराधों की शुरुआत हुई, लेकिन गैंग बनाकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को अंजाम देने का काम इन तीनों ने मुंबई में साल 1950 से किया। ये तीनों आपस में मुंबई को 3 हिस्सों में बांटकर वहां क्राइम को काफी व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया करते थे, जिनमें हफ्ता वसूली, अवैध वसूली, पेशेवर मारपीट, जुआ, सट्टा खेलना, खिलाना, अवैध शराब का धंधा, वेश्यावृत्ति, विदेशी सामान और सोने की स्मगलिंग जैसे काम पूरी मुंबई में किए जाते थे। ये सारे काम पुलिस और सिस्टम की नाक के नीचे किए जाते थे, और ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरह के अपराध बिना पुलिस और पॉलिटिक्स के साथ सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस तरह के अपराध को या तो नजरअंदाज किया था या फिर सपोर्ट, जिसकी वजह से आने वाले 2 दशकों तक मुंबई पर इन तीनों व्यक्तियों ने राज किया। साल 1970 के दशक से इन तीनों के साम्राज्य को चुनौती देने वाले नए नए चेहरे सामने आने लगे, और इनमें सबसे बड़ा नाम था साबिर कासकर का। बेसिकली साबिर कासकर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का बड़ा बेटा था। साबिर के साथ उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम भी अपराध में शामिल हुआ करता था। दूसरी तरफ मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के इन तीनों सरगनाओं का अपना दौर जा चुका था, और उनकी दूसरी पीढ़ी मुंबई अंडरवर्ल्ड में उनके साम्राज्य को संभालने की कोशिश कर रही थी। विशेष रूप से पठान गैंग के लोग साबिर कासकर और इब्राहिम कासकर को अपने रास्ते का कांटा समझने लगे थे, और कहीं ना कहीं कासकर ब्रदर्स पठान गैंग के लोगों के रास्ते में भी आने लगे। अब लड़ाई मुंबई में वर्चस्व की हो गई थी। जो जितना ताकतवर वो उतना ही बड़ा डॉन बनकर उभर रहा था। उस समय पूरी मुंबई में सबसे ताकतवर पठान गैंग की तूती बोलती थी, और कासकर ब्रदर्स उसी से टक्कर ले रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से उसका नाम और उनकी दहशत मुंबई में फैलती जा रही थी। इस बात को पठान गैंग के लोग भी समझ रहे थे। जब दोनों में टकराव होने लगा तो आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहने लगा। दोनों के बीच खतरनाक गैंग वॉर होने लगी। इससे मुंबई का माहौल भी बिगड़ने लगता है, और मुंबई पुलिस अब अपराधियों के खिलाफ एक्टिव हो जाती है। करीम लाला, वर्धा भाई और हाजी मस्तान ने जहां अब तक अंडरवर्ल्ड में अपने काम को काफी पीसफुली अंजाम दिया, वहीं अब सड़कों पर लड़ाई झगड़े जानलेवा होने लगे। मुंबई पुलिस अपराधियों को पकड़ती थी और अपराधी अदालत से जमानत पाकर छूट जाते थे। अपराधियों के पास पुलिस के आला अधिकारियों से कनेक्शन होते थे, और इतना ही नहीं, राजनेताओं के सपोर्ट से अपनी मनमानी करने से भी वो बाज नहीं आते थे। इन तमाम समस्याओं का मुंबई पुलिस ने हल निकाला, और वो था एनकाउंटर, यानी अपराधियों को पकड़ने, गिरफ्तार करने, कोर्ट में पेश करने और चालान चार्जशीट पेश करने के मुकदमा फेस करने के बजाय सीधा ऑन द स्पॉट गोली मार देना और कागजों में दिखा देना कि अपराधी ने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, जो गलती से अपराधी की ऐसी जगह लग गई कि उसकी जान चली गई। इन तमाम सिचुएशन को कई बार कंट्रोल करने की नाकाम कोशिशें भी की गई। हाजी मस्तान ने इस टकराव को रोकने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें कासकर ब्रदर्स और पठान गैंग के लोग भी शामिल थे। सभी को कुरान की कसम दिलाई गई और ये बात मनवाई गई कि अब ये दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और ना ही एक दूसरे से झगड़ा करेंगे। लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई और मुंबई अंडरवर्ल्ड में लगातार चल रहा गैंग वॉर का खूनी खेल और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी नए नए चेहरे उभर कर सामने आने लगे, जो अपने अपने एरिया में अपने आप को उस एरिया का भाई घोषित कर चुके थे। पठान गैंग और कासकर ब्रदर्स के बीच चल रही गैंग वॉर में धीरे धीरे कासकर ब्रदर्स का पलड़ा भारी होने लगा। दूसरी तरफ मान्या सुर्वे ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसके अपने कुछ डिमांड थी, जिनको सामने रखकर उसने हंगर स्ट्राइक शुरू की। उसे जेल की सजा काटते हुए लगभग अब 9 साल हो चुके थे। उसने जो भूख हड़ताल की उसमें उसका लगभग 20 किलो वजन कम हो गया। जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया।
इसी मौके का मान्या सुर्वे ने फायदा उठाया और वो 14 नवंबर साल 1979 को वहां से भाग गया। मान्या सुर्वे वहां से भागकर मुंबई आया। उसने अपने जेल पीरियड के कुछ साथियों और नए साथियों के साथ मिलकर अपना ही एक गैंग बनाया। इसके बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में काफी तेजी से वो सक्रिय हुआ और एक के बाद एक लगातार अपराध करता चला गया। उसने अपनी गैंग में धारावी की शेख मुनीर, डोंबिवली के विष्णु पाटिल और मुंबई के उदय शेट्टी को खास तौर पर रखा। और यही नहीं, दयानंद शेट्टी, परशुराम काटकर, मोरेश्वर नार्वेकर, किशोर सावंत जैसे तब के कुख्यात क्रिमिनल्स भी इस गैंग में शामिल हुए। गैंग बनाने के बाद मान्या सुर्वे के लोगों ने सबसे पहले 5 अप्रैल 1980 को दादर में एक एम्बेसडर कार चुराई और फिर इस चोरी की कार में बैठकर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपयों की लूट की। 2 दशक पहले इन रुपयों की भी अच्छी खासी अहमियत थी। इसके बाद इस गैंग ने धारावी के काला किला इलाके में उस शेख अजीज पर कातिलाना हमला किया। वो मान्या सुर्वे के दोस्त शेख मुनीर का दुश्मन था। मान्या सुर्वे को उपन्यास पढ़ने का बड़ा शौक था। स्पेशली वो जेम्स बॉन्ड हेडली की नॉवेल को पढ़ा करता था और इन उपन्यास को पढ़ने के बाद ही उसके दिमाग में अपराध करने के नए नए आइडियाज आए। मान्या सुर्वे की एक खासियत थी कि वो जो भी प्लान करता था वो फुल प्रूफ होते थे। उसमें उसके फंसने का कोई भी चांस नहीं होता था और यही वजह थी कि मान्या सुर्वे अपराध करने के बाद आसानी से बच निकलता था और पुलिस के लिए धीरे धीरे एक खतरनाक और कठिन चुनौती बनता जा रहा था। बाद में उसने विदेशी उपन्यास में लिखी मोरस ऑपरेंडी को आजमा कर ही माहिम में बरखा बिजली इलाके में एक कार चुराई और फिर गोवंडी में 1,26,000 व सायन में कैनरा बैंक में करीब 1.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की। जब मुंबई में दहशत बढ़ने लगी तो मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे और मुंबई की क्षमता और कार्यशैली पर भी उंगलियां उठने लगी। दूसरी तरफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका नाम अब सबसे ऊपर आने लगा। बड़े बड़े डॉन उसके बारे में सुनने लगे। कहते हैं कि जेल से आने के बाद उसने सबसे पहले दाऊद इब्राहिम की गैंग में एंट्री करने की कोशिश की। इसके बाद पठान गैंग में भी उसने एंट्री मारने के लिए ट्राई किया, लेकिन किसी ने उसको काम नहीं दिया। लेकिन आज उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि पठान गैंग उसके नाम पर विचार कर रहा था। भले ही हाजी मस्तान ने कास्कर ब्रदर्स और पठान गैंग के बीच में सुलह करा दी हो, लेकिन बदले की आग दोनों ही तरफ से सुलग रही थी। विशेष रूप से पठान गैंग कास्कर ब्रदर्स के वर्चस्व को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो चाहता था कि किसी भी तरह से अगर वो साबिर कास्कर को मार पाए तो कास्कर ब्रदर्स की गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और इसके लिए उन्होंने मान्या सुर्वे से संपर्क किया और उसको साबिर कास्कर की हत्या के लिए हायर किया। मान्या सुर्वे को भी लगा कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इतनी बड़ी हत्या करने के बाद उसके नाम की दहशत पूरी मुंबई में फैल जाएगी और बहुत जल्द ही वो पूरी मुंबई का इकलौता डॉन बन जाएगा। साबिर कास्कर की हत्या की तारीख 12 फरवरी 1981 चुनी जाती है। इसके पहले साबिर कास्कर की रैकी की जाती है और ये पता लगाया जाता है कि साबिर कास्कर एक नाचने वाली लड़की चित्रा के संपर्क में है। चित्रा साबिर की सेटिंग थी जिसके साथ वो अक्सर समय बिताता था। 12 फरवरी की रात भी वो अपने इसी दोस्त के साथ देर रात लॉन्ग ड्राइव पर निकला। उसने नोटिस किया कि एक एम्बेसडर कार उसके पीछे आ रही है। आगे चलकर साबिर की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ और उसने सिद्धि विनायक मंदिर के पास मौजूद पेट्रोल पंप में अपनी कार रोक दी ताकि पेट्रोल भराया जा सके। इस समय उसके पीछे आ रही एम्बेसडर कार भी वहां आकर रुकती है। उसमें से मान्या सुर्वे और उसके साथी उतरते हैं और उन्होंने सीधे साबिर कास्कर पर हमला कर दिया। रात के लगभग 1:30 बजे हुए इस खतरनाक हत्याकांड ने मुंबई में सनसनी फैला दी। इसके बाद मान्या सुर्वे और उसके लोग डोंगरी गली में जाकर दाऊद इब्राहिम के घर के सामने पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने दाऊद इब्राहिम को ललकारा। तब तक दाऊद इब्राहिम को अपने भाई की मौत की खबर नहीं थी। साबिर कास्कर के मरने के बाद मुंबई अंडरवर्ल्ड का ये खेल और भी ज्यादा खतरनाक हो गया क्योंकि अब दाऊद इब्राहिम अपने भाई का बदला लेने पर उतारू हो गया। अब अंडरवर्ल्ड में एक दूसरे के परिवार वालों पर हमला करने के चलन की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ मान्या सुर्वे के अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया। उसने मुंबई पुलिस वालों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। साबिर कास्कर की हत्या के बाद अब मुंबई पुलिस मान्या सुर्वे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। मान्या सुर्वे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। क्राइम ब्रांच के अफसर इसाद बागवान पुलिस की इस टीम को लीड कर रहे थे। उन्होंने मान्या सुर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन जुटानी शुरू की। धीरे धीरे मान्या सुर्वे की गैंग के लोग या तो पुलिस के हत्थे चढ़ते गए या फिर मौत की घाट उतरते चले गए, लेकिन मान्या सुर्वे का कोई भी आता पता नहीं था। आगे चलकर वो मुंबई छोड़कर बाहर चला गया। कुछ समय बाहर रहने के बाद फिर से वापस आया और फिर से सक्रिय हुआ।
पुलिस उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रही, लेकिन वो और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। कहते हैं कि मान्या सुर्वे हमेशा अपने साथ चाकू, एसिड की बोतल, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक हथियार लेकर चलता था। वो अकेला ही पुलिस की पूरी टीम पर भारी पड़ सकता था। पुलिस की टीम मान्या सुर्वे का सुराग निकालती रह गई, लेकिन पुलिस टीम को मान्या सुर्वे का इनपुट दाऊद इब्राहिम से मिल गया। दरअसल दाऊद इब्राहिम ने भी अपने आदमी मान्या सुर्वे के ऊपर नजर रखने के लिए रखे हुए थे। मान्या सुर्वे की कमजोरी थी उसकी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी, जिससे वो अक्सर मिलने के लिए जाया करता था। विद्या अंबेडकर कॉलेज के पास मौजूद एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। उसने विद्या जोशी को फोन किया कि 11 जनवरी 1982 को सुबह वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास वो उससे लेने के लिए आएगा और उसके बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। कहते हैं कि विद्या जोशी ने खुद ही ये बात पुलिस को बताई थी, क्योंकि पुलिस ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो मान्या को जान से नहीं मारेगी बल्कि उसे अरेस्ट करेगी, ताकि आगे चलकर मान्या अपनी सजा जेल में काटे और सही लाइन पर आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि पुलिस को मान्या सुर्वे की लोकेशन का इनपुट दाऊद इब्राहिम के किसी खबरी ने दिया। 11 जनवरी साल 1982 को इशाक बागबान राजा तंबट अपनी पूरी टीम के साथ अंबेडकर कॉलेज के पास पहुंचे। पहले से ही घात लगाकर बैठे थे वो। तभी उन्होंने देखा कि एक कार वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास आकर रुकती है। इन लोगों को अंदेशा हुआ कि शायद इसमें ही मान्या सुर्वे मौजूद हो सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस गाड़ी में मान्या सुर्वे मौजूद था। वो अपनी गर्लफ्रेंड विद्या जोशी के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी कार से उतरता है और जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाए तो उसे कुछ शक हुआ, लेकिन तब तक पुलिस की गोली बंदूक से निकलकर मान्या की तरफ बढ़ चुकी थी। मान्या सुर्वे को 5 गोली सीने में लगी और 1 गोली उसके गर्दन पर। मान्या लगभग ढेर हो चुका था। पुलिस की टीम ने मान्या के इंजर्ड बॉडी को रिकवर किया और हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी। वो हॉस्पिटल अंबेडकर चौक से लगभग 10 मिनट की दूरी पर था। पुलिस वाले चाहते तो समय पर अस्पताल पहुंचाकर मान्या की जान बचा सकते थे, लेकिन वो बाकायदा घंटा का समय लेकर अस्पताल पहुंचे ताकि मान्या सुर्वे पूरी तरह से डेड हो जाए। पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो मान्या सुर्वे का एनकाउंटर मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला एनकाउंटर था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मान्या सुर्वे की कंप्लीट इनसाइड स्टोरी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।